हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर में दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम बताए थे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और चित्र के माध्यम से समझाए थे। बट आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। दूसरा क्लास है आपका। तो प्रकाश में अपवर्तनांक क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड भी सवाल आपके 2 नंबर में आते हैं या तो 1 नंबर में आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपवर्तनांक, जिसको समझिए ध्यान से। अपवर्तनांक है, इसको अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और इसका परिभाषा बहुत आसान है। परिभाषा है शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं, छोटा n से सूचित करते हैं। फिर से समझिए, शून्य में प्रकाश की चाल, जब भी प्रकाश आता है सूर्य से तो कहाँ से आता है? शून्य से ही आता है। शुरू होता है ना जी, या हवा या निर्वात उसी को बोलते हैं ना। तो शून्य से आता है और उसके बाद जिसमें प्रवेश करता है उसका जो चाल होता है, दोनों का क्या करते हैं? अनुपात करते हैं। और अनुपात करने के बाद जो मान आता है उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। फिर से समझिए, शून्य में प्रकाश की चाल मतलब जो सूर्य से आती है उसके बाद जिसमें प्रवेश करती है, तो शून्य का में प्रकाश की चाल जो होता है और जिस माध्यम में प्रवेश करता है, जल हो कांच हो, उसमें जो प्रवेश करता है उसके चाल, दोनों का अनुपात करते हैं तो वही आता है क्या? अपवर्तनांक। और अर्थात करके यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि अर्थात अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। हम उस माध्यम इसलिए लिखे हैं कि माध्यम बदल सकता है। जैसे कभी आपका जल में प्रवेश करेगा तो जल का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा उस माध्यम के जगह पे जल। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे बताए हैं। फिलहाल पहले इसको समझिए। तो क्या लिखेंगे? शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम मतलब जिसमें प्रवेश करेगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी में, अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं? n। और शून्य में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, याद कर लीजिए। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? cm, जिसमें प्रवेश करेगा। m से क्या होता है? मीडियम। जिस मीडियम में, जिस माध्यम में प्रवेश करेगा उसका यहाँ पे चाल लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे बताए हैं, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक बताइए। तो कांच का अपवर्तनांक, तो किसी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो उसको n बोलते हैं। और जब ये कांच का बोल रहा है तो यहाँ g लगा देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? Ng से क्या होता है? ग्लास। ग्लास मतलब कांच होता है, ठीक है। तो ये कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शून्य में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। बताए हैं कि उस माध्यम में कहेगा, मतलब अगर कांच में कहेगा तो यहाँ कांच लिख देंगे उस माध्यम के जगह पर और उसका मान लिख देंगे जो होता है। तो प्रकाश की चाल तो मालूम है 3 लाख होता है, पता है ना जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच का होता है 2 लाख। अभी दोनों को काट देंगे, आया 3/2, इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा। तो याद रख लीजिए हमेशा कि ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका, परीक्षा में आ सकता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन दे देगा 1.5, 2.5, 3.5, 0.5। तो आपको याद रहना चाहिए 1.5 होगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है जल का अपवर्तनांक बताइए। तो यहाँ n लिखेंगे, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। और जल का मीनिंग क्या होता है? वाटर। तो इसलिए NW साथ मत लिख देना ऐसे, NW ऐसे नहीं होगा, ध्यान से समझो। क्या होगा? n, यहाँ पे हल्का W लगाते हैं, ठीक है ना। पूरा एकदम इसके साथ ही नहीं लिखना है। तो चलिए, इसका भी वही फॉर्मूला सेम है, शून्य में प्रकाश की चाल बटा। चलिए, यहाँ कांच था, यहाँ तो जल होगा क्योंकि जल में ना प्रवेश कर रहा है, जल का बोल रहा है। तो जल में प्रकाश की चाल, दोनों का मान लिखेंगे। इस तरह से भाग दिए हैं, भाग देने के बाद 4/3 आया है। और जब 3 से उसमें भाग दिए हैं तो 1.33 आया है। और इसके बाद भी 3 ही आएगा, लेकिन पॉइंट के 2 स्थान तक बताए हैं, लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, याद रखिएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होगा? 1.3, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। ऑप्शन में देगा आपको हीरा, कांच, जल, कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है, हीरा में। कितना होता है 2.4। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग अगले क्लास, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, अपेक्षित अपवर्तनांक। अपेक्षित अपवर्तनांक पढ़ना है, इसको अंग्रेजी में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपवर्तनांक का मीनिंग लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अपेक्षित का मतलब रिलेटिव होता है, संबंधी। मतलब अपवर्तनांक से संबंधित ये क्या है, सवाल है जिसको समझना है। आप बोलिएगा कि अब हिंदी मीडियम से अंग्रेजी क्यों लिखाते हैं, तो देखिए जब आप इंटर में जाइएगा तो बहुत से बच्चे हैं अंग्रेजी में पढ़ते हैं, साइंस लेकर के, आर्ट्स लेके, और फ्यूचर में वैसे भी क्या है, अंग्रेजी पढ़ना ही है आपको। जहाँ देखिए अंग्रेजी में ही लिखा रहता है, तो अंग्रेजी भी पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हम मेन जो टॉपिक है उसको अंग्रेजी में लिखते चल रहे हैं, ताकि आप आगे पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम टॉपिक को समझ कर तो समझ सकते हैं उसका डेफिनेशन अंग्रेजी में क्या होता है, समझ गए। तो चलिए पढ़ते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक। तो इसमें लिखे है परिभाषा, दो माध्यमों के निरपेक्ष या सापेक्ष, उससे तुलना हो रहा है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यम होता है और दोनों माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उसका क्या करते हैं, अनुपात करते हैं। उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित अपवर्तनांक। और अनुपात करने के बाद दोनों का क्या निकालते हैं, आंकड़ा निकालते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा है, अपवर्तनांक किसका कम है, समझ गए। तो यही ये अपेक्षित अपवर्तनांक है। यहाँ पे हम ये फार्मूला है, और इस फार्मूला के लिए हमने यहाँ पे कुछ मान के बताए हैं। दो माध्यम है, बताए अभी कि दो माध्यम है। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या लिखे हैं, लेट मतलब होता है माना कि। माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष कहिए या सापेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 है ना, पहला के लिए n1 और दूसरा के लिए और n2 हो। फिर से माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1, पहला माध्यम का n1 और दूसरा का क्या है n2 हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। यहाँ पे समझिए, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 कहाँ रहेगा, ऊपर, माध्यम 1 रहेगा नीचे। अगर यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, तो 1 कहाँ रहता, ऊपर, समझ गए। बट ऐसे नहीं है, क्या है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 1 से सूचित किया जाता है, समझ गए। अगर यहाँ 1 लिखते तो यहाँ 1 पहले और 2 बाद में, समझ गए। तो यहाँ 2 आगे है, इसीलिए यहाँ 2 आगे है, 1 बाद में है तो बाद में है, ठीक है। n2 1 से सूचित करते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक को, अर्थात n2 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले है तो 2 ऊपर नीचे 1 होगा, समझ गए। ये अपेक्षित अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं और चलते हैं अपवर्तन के नियम में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े। यही कंफ्यूज तो करके बच्चा दोनों में अंतर नहीं समझता है, परीक्षा में आता है तो कहता है बाबूजी सब लिख ले लिया, मालूम चलता है कि सब गलते लिख के अला। वहाँ आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तब परावर्तन लिखेंगे। और अपवर्तन कहेगा तो अपवर्तन लिखेंगे। हम बताए थे ना, प्रकाश का परावर्तन का नियम अलग होता है, अपवर्तन का नियम जो है अभी बता रहे हैं। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर होता है। परावर्तन क्या होता है, जब ये प्रकाश आया ये लौट गया, ये परावर्तन हुआ। लेकिन अपवर्तन में लौटता नहीं है, इसको क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है और अविलंब की ओर झुकता है, तो इस किरण को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। ये सब बताए, पहला क्लास में देख लीजिएगा वीडियो, समझाए उसमें बताए।
देखिए, तो हमने लिखे हैं अपवर्तन के नियम। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है, उसी तरह अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। तो यहाँ पे लिखने का तरीका भी समझते चलिए। अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्न हैं। आपसे पूछेगा कितने नियम होते हैं, सवाल पूछने का तरीका है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं लिखिए। तो आप आंसर में लिखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्न है। ठीक है, निम्न है, अब पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो निम्न है तो कितने होते हैं, 2 है तो दोनों को 1 2 वाइज लिख लेंगे। तो ये जो पहला है, पहला जो है प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे उससे मिलता जुलता रहेगा, बट थोड़ा सा अंतर है, अधिकतर मिलता ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा तो फर्क हो जाएगा। हम उसमें लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, अपवर्तित। इसमें अपवर्तन की घटना ना हो रहा, और उसमें क्या हो रहा था, परावर्तन, लौट जा रहा था। तो यहाँ अपवर्तित के जगह क्या आ गया, सॉरी, परावर्तित की जगह अपवर्तित हो गया। बाकी सब सेम है। पहला नियम समझ गए, प्रकाश के परावर्तन में जो पहला नियम था वो इसमें भी वही नियम है, बस ये वाला क्या है, चेंज है। परावर्तन के जगह क्या आ गया, अपवर्तन। तो क्या आ गया, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हम क्या ये वाला बताए हैं ना, ऐसे ये हुआ, ऐसे ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, हुआ ना जी। इसको अपवर्तित किरण, ये बिंदु जो है इस क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो तीनों क्या है, आपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों तो यहीं पे ना है, एक ही तल में, मतलब प्लेन में, प्लेन में है, यहीं पे ना है सब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहीं पे है, इसी प्लेन पर ना है। चलिए अब दूसरा नियम समझिएगा ध्यान से। दूसरा नियम में सवाल आपको अलग से 2 नंबर में पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझिए ध्यान से। ऐसे तो सिंपल पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए, तो लिख दीजिएगा दोनों, बट इसी में आपसे सवाल पूछेगा कि स्नेल के नियम को लिखें। तो स्नेल के नियम को लिखने के लिए कहेगा तो आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम का दूसरा जो नियम है वही लिखना है केवल, बस वही आपको 2 नंबर में अगर आएगा तो 2 नंबर में लिख देना है। और 1 नंबर में भी ये फॉर्मूला जो लिखा है ये पूछता है, समझ गए। तो यही वाला केवल लिखना है, पहला नहीं लिखना है। आपसे सवाल क्या पूछेगा, स्नेल के नियम को लिखे, तब बस प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वही लिखना है, वही आपको 2 नंबर में होगा, समझ गए। अगर पूछेगा अपवर्तन के नियम तो दोनों लिखेंगे, समझ गए। तो चलिए दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या है कि नहीं, 2 पारदर्शी 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 माध्यमों में, पारदर्शी मतलब जो आर पार कर जाता है, पारदर्शी माध्यमों में किसी विशेष रंग के लिए, जब रंग किसी विशेष रंग के लिए, समझ गए, कलर के लिए, आपतन कोण की जया, आपको मालूम है आपतन कोण ये है जिसको आई से लिखते हैं ना, जया का मतलब होता है साइन। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हैं ना, तो साइन का हिंदी होता है जया। तो ये क्या है, आपतन कोण की जया, यानी कोण के द्वारा ये लिखते हैं ना, इसके जगह अगर हम ऐसे लिखेंगे तो थीटा लिखते हैं तो थीटा के जगह क्या हो जाएगा, आई, तो साइन आई हो जाएगा। तो बोल रहा है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई संख्या होता है, स्थिर होता है, समझ गए। जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, या इसी को हम लोग छोटा एन से भी लिखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर यही देता है, बट जो दे हम यहाँ पे दोनों लिखा दिए हैं, आप दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले, फिर से समझिए कि नहीं, 2 पारदर्शी माध्यमों में 2 गो माध्यम रहेगा, पारदर्शी रहेगा, दोनों में प्रकाश प्रवेश करेगा, लेकिन दोनों में किसी विशेष रंग के लिए, समझ गया ना, रंग की जानकारी के लिए आपतन कोण की जया ये, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ही ना है जिसको आर से लिखते हैं,
अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है। स्थिरांक मतलब फिक्स, स्थिर, कांस्टेंट, समझ गए? अर्थात इसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण की ज्या को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ज्या का मीनिंग क्या होता है? साइन। तो साइन आई बटा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या? म्यू। म्यू का मतलब स्थिरांक होगी, ठीक है ना। कोई यहाँ पे संख्या आएगा, दोनों को जब भाग दीजिएगा, हम लोग नहीं निकालते थे, दोनों का अपवर्तनांक का मान का भागा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? 1.5 जल का है, 1.33 क्या आएगा? जल का ये है, ऊपर वाला कांच का है। दोनों को भाग देंगे तो जो भी आएगा आंसर वो क्या आएगा? फिक्स ना आएगा, कोई संख्या, स्थिरांक होगा, घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखाए हैं, नोट में लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो दोनों नियम है, यही दोनों नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी इस नियम का जो आविष्कार किया वो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए ये दूसरा जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो परीक्षा में आएगा तो आपको क्या करना है? यही लिखना है, ठीक है ना। तो अब ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछेगा, तो आपको कैसे लिखना है देखिए, और कैसे देता है ये भी समझ लीजिए। आप तो जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा? म्यू होगा। अब यही वाला ऐसे नहीं दे करके, या ऐसे भी दे सकता है, ये साइन आई दे देगा, ई वाला इसके साथ गुना करा देगा, क्रॉस गुना करा दिया, तो ऐसे भी दे देगा, तो ऐसे भी करेगा, तो वही होगा ना। तो इसीलिए समझते चलिए, ऐसे भी हो सकता है, नीचे क्या है? कुछ नहीं, 1 है, उलट देगा, तो उलट देगा तो साइन आर कितना ऊपर चल जाएगा, और साइन आई कहाँ चल जाएगा? नीचे। आई 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और म्यू कहाँ आ जाएगा? नीचे। समझ गए? तो कैसे भी पूछे आपको एक आंसर याद रखना है, ये फार्मूला, ये कैसे भी पूछ सकता है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम लोग चलते हैं अगला क्लास। चलिए अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए सीधे सवाल की ओर। लिखने का तरीका भी आप लोग समझते चलिए। तरीका है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग निम्न है। ऐसे लिखिएगा, डैश दे दीजिएगा। अब जो भी बातें हैं नीचे है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन, फिर इसी तरह आप लिखते चलिएगा। हम सारे बात समझाते चलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। और नोट कॉपी है, नोट कॉपी में बनाते चलिए। जितने पढ़ा रहे हैं इसी में से आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो। चलिए सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है उसके बारे में बताना है। तो पहला हम यहाँ पे आंसर में लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होती हैं? अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। याद करो जब हम पढ़ा रहे थे तुमको इस तरह से, ऐसे तो ये आपतित किरण जाता था, ये ऐसे आ जाता था, जाना चाहिए तो ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाता था। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं। तो इस तरह का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, हम बताएंगे। फिलहाल दूसरा इसमें है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाता है। मान लो कि ये सघन माध्यम है और ऊपर वाला विरल माध्यम, तो यहाँ से ये प्रकाश गया, तो ये अभिलंब है सीधा जो गया है, तो ये अभिलंब क्या करता है? अभिलंब से ये जो रेखा है, अपवर्तन की घटना हो रहा है, दूर हट जाता है, बताए थे। तो जब दूर हट जाता है तो ये दो इसका नियम है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये दो नियम है। बट तीसरा नियम है इसमें एक और, हम अभी आपको बता रहे हैं। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। आप याद रखिए,
ये जो ए बी रेखा हम बनाए हैं, वहाँ भी बनाए थे, प्रकाश की अपवर्तन की घटना बताए थे सीधा। तो ये जो रेखा है ए बी, ये दो माध्यम को अलग कर रहा है ना। इसके ऊपर जाएंगे तो कौन होगा, विरल माध्यम, और नीचे सघन माध्यम। तो ये दोनों जो माध्यम है, इसको ई रेखा ए बी क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इसी सतह पर सीधा जब रेखा पड़ता है तो बिना मुड़े क्या होता है, तो सीधे निकल जाता है। लंबवत जब पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभिलंब, यही ना है। इस सतह पर अगर सीधे रेखा पड़ेगा तो सीधे चला जाएगा, समझ गए। यही वो तीसरा बता रहा है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब सीधे 90 डिग्री के साथ अगर पड़ेगी तो वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा ना तो वह क्या होगा, अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, और सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, समझ गया। तो ये 3 नियम है। अब कहिएगा क्वेश्चन लिखाए हैं हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं, अब बता रहे हैं आप साइंस के जरिए। तो ये साइंटिफिक है। देखिए ये जो बात लिखा हुआ है ये हम पढ़ाए हैं वही बात है, बट दैनिक जीवन से जुड़ा इसमें सवाल जो है, बातें जो है छुपा हुआ है। देखिए जब हम फिल्म देखते हैं तब फिल्म में हम लोग देखते हैं तो पानी में तैरते हुए व्यक्ति का चित्र दिखाता है, अंदर वो तैरता है उसका दिखाता है। तो वहाँ पे इस तरह का कैमरा लगाया जाता है जिसमें उसका चित्र दिखाता है, समझ गए। तो वहाँ पे देखिएगा कैसन मुंह रहता है, कितना बड़ा दिखाता है, मुंह टेढ़ा दिखाता है ना। वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप पानी में कोई छड़ी गिरा हुआ है तो उस छड़ी को आप देखिएगा तो टेढ़ा दिखाई देगा, तो टेढ़ा दिखाई देगा तो उसका कारण है क्योंकि और आधा छड़ी ऊपर रहता है और आधा छड़ी अंदर रहेगा तो आपको टेढ़ा दिखेगा, तो दिखना है ही। क्योंकि बाहर जो छड़ी रहेगा पानी के वो कहाँ रहेगा, विरल माध्यम में, और जो अंदर जितना रहेगा वो कहाँ रहेगा, सघन माध्यम। तो वो नॉर्मल की ओर यानी अभिलंब की ओर कहाँ रहेगा, झुका रहेगा। झुकेगा तो उधर टेढ़ा दिखेगा ही। जिस तरह पानी में सिक्का गिरा हुआ क्या ऊपर उठा हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो विरल माध्यम से उसको देख रहे हैं, और वो है कहाँ, सघन माध्यम। आपको लगेगा कि बहुत ऊपर ही है, लेकिन हाथ डालिएगा तो वो नीचे रहेगा, जहाँ रहेगा वहीं पर रहेगा। तो इस तरह का प्रयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन की घटना को, समझ गए। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लिखे हैं प्रिज्म। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको अगले चैप्टर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा विस्तार से। यहाँ पे बस थोड़ा सा इसका कास्टिंग है। तो चलिए इसको समझते हैं। 60 डिग्री के कोण पर झुके और दो समतल सतहों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म। फिर से समझिए, 60 डिग्री के कोण पर झुके, 60 डिग्री के कोण के साथ क्या रहेगा, झुका रहेगा, और दो समतल सतहों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए प्रिज्म जब भी बनता है तो दोनों समतल सतह जो बता रहा है इसमें वो त्रिभुजाकार होता है, और वो त्रिभुजाकार होता है तो कौन सा त्रिभुज का आकार लेता है, समबाहु त्रिभुज का। आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो दो गो क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज लगता है, एगो नीचे से एगो ऊपर से, इसीलिए वो जो है 60 डिग्री के कोण पे झुका रहता है, ठीक है। तो 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। अब पारदर्शी का मतलब उसमें प्रकाश क्या कर जाना चाहिए, पार कर जाना चाहिए, समझ गए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। हम इसमें लिखे हुए प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसमें ऐसे कांच का प्रयोग होता है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है, समझ गए, कांच का प्रयोग होता है। और देखिए BAC बराबर EDF, BAC यहाँ पे कितना बनेगा, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी 60 बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, 60 बनेगा, यहाँ भी 60, सब 60 का रहेगा, समझ गए। ये थोड़ा सा हम आपको समझा दिए, अब इसको और हम डिटेल से बताएंगे। बट एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो आप क्या बताइएगा, 5। क्यों, क्योंकि देखिए ये 3 इधर से है, एक ऊपर से और एक नीचे से, 5 लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है।
क्या लिखिएगा, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 5। 5 होगा, ठीक है ना। अब समझिए, हम आपको प्रिज्म समझाते हैं प्रयोग के द्वारा। देखिए, ये मान लीजिए कि कांच है और इसको 3 भागों में ऐसे हम कर दिए। हम सारी बातें आपको समझाऊंगा कि कैसे घिरा रहता है। तो देखिए, ये 3 सतह है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके खोल सकते हैं, हुआ। अब इसको 3 भाग बराबर भागों में बांट दिए और इसको मोड़ दिए। तो देखिए, इसमें कितना सतह हुआ, 1 2 और इधर एक 3 हुआ। फिर से समझिए, 1 हुआ, 2 हुआ और एक इधर हुआ, 3 हुआ। उसके बाद नीचे से एक लगेगा और एक ऊपर से लगेगा, 5 हुआ। 5 सतह से घिरा रहता है, ये क्लियर हो गया। बट अब थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो सतह 2 ऊपर और नीचे लगेगा, ये दोनों समबाहु त्रिभुज का लगेगा। इसीलिए क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। देखिए, ये त्रिभुजाकार है ना और बराबर रहता है। तो जब इधर से ही बंद होता है तो ये क्या रहता है, समबाहु त्रिभुज का रहता है। और नीचे से भी आपको क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज का। तो कितने सतह से घिरा है, 5। समझ गए। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।